हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमपीएस सेकेंड ईयर का एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीति चिंतन का चैप्टर 5 को करेंगे। जो हमारे राजनीतिक चिंतन है निकोलो मैकियावेली, एक प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतन है जिनका यथार्थवाद का दृष्टि सिद्धांत बहुत फेमस है, राजनीति के यथार्थवाद का। इनके बारे में पढ़ेंगे और इसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। मैकियावेली अपने समय का शिशु माना जाता है। इसके क्या कारण है? हेडिंग तो हमारी बुक में यही है कि इसको शिशु माना जाता है, तो मैंने उसमें इसके कारण भी ऐड किए हैं और उसके बारे में बताते हैं आपको। थोड़ा उसका पहले पारिवारिक देख लेते हैं, उसका पृष्ठभूमि क्या है। निकोलो मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। अभी सारे आधुनिक शुरू हो गए हैं 1400 के बाद। अब उनका परिवार एक पुराने और सम्मानित फ्लोरेंटाइन परिवार से संबंधित था। हालांकि वे बहुत धनी नहीं थे, फिर भी वे ठीक ठाक थे कि उनकी पढ़ाई उड़ाई ठीक कराई जा सके। उनके पिता बर्नार्डो एक वकील थे और उन्होंने निकोलो की शिक्षा प्राप्त करने में मदद की। उनका पुस्तकालय समृद्ध था। उनका जो घर में ही पुस्तकालय था एक, उसमें कई महत्वपूर्ण ग्रंथ थी, क्लासिक्स थे, जो निकोलो को प्रारंभिक शिक्षा में एक आधार बने। उनकी मदद की उन चीजों ने। उनकी माता बर्तोला डिस्टोफिनोनेली, ये एक घरेलू महिला थी, एक हाउसवाइफ थी। उनका परिवार धार्मिक था। उनके परिवार जिनकी माता उनकी अतिथि तो वे धार्मिक थी, और जो उस समय की सामाजिक संरचना में आम था। वहां पर उस समय बहुत से ऐसे ही धार्मिक लोग पाए जाते थे। तकरीबन धार्मिक अभी भी प्राथमिकता दी जाती थी धार्मिकता को। शिक्षा, मैकियावेली की प्रारंभिक शिक्षा क्लासिक यानी प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य और मानविक पर केंद्रित थी। उन्होंने लैटिन भाषा और साहित्य में गहरी रुचि दिखाई। क्लासिक का अध्ययन, जो मैकियावेली ने प्राचीन रोमन यूनानी साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। विशेष रूप से उन्होंने लिवी यानी टैक्टस और अन्य प्राचीन लेखकों के कार्यों का गहन अध्ययन किया। ये इनके कुछ विचारक है जिनकी किताबें इन्होंने पढ़ी। एक तो लिवी थे और एक टैक्टिस थे और एक और भी कई अन्य। ये दो नाम इनके प्रमुख उभर कर आते हैं। राजनीतिक शिक्षा, उनकी शिक्षा केवल साहित्य और इतिहास तक सीमित नहीं थी। उन्होंने राजनीतिक और राज्य क्राफ्ट यानी राज्य संचालन कला के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया। सिर्फ वे इतिहास और साहित्य पर नहीं पढ़े थे, उन्होंने एक राज्य के संचालन किस तरीके से किया जा सकता है, राज्य की ताकत किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया। अब शिशु कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये अपने समय में अपने, जैसे एक बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखकर समझकर अपने विचार प्रकट करता है, बनाता है और बोलता है, उसी तरीके से मैकियावेली ने भी अपने आसपास की परिस्थितियों को समझा और उनके बारे में अपने सिद्धांत फिर प्रकट किए। तो वो भी सीखता हुआ ऐसा दिखाया गया है इसमें, उनके विचारों में, कि वो सीख रहा है और अपने विचारों में किस तरीके से संशोधन कर रहा है सीखते सीखते। तो उसके समय में बहुत सारे उथल पुथल चल रही थी इटली में। छोटे छोटे राज्य बन रहे थे और राज्यों का पतन हो रहा था। दूसरे राज्य उनको छीन रहे थे, उन पर विजय प्राप्त कर अपने में शामिल कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैकियावेली ने अपने समय काल में देखी है। अब देख लेते हैं राजनीति और सामाजिक परिवेश। मैकियावेली के समय का इटली कई छोटे छोटे राज्यों और नगर राज्यों में बटा हुआ था। फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान और नेपलस जैसे राज्यों के बीच निरंतर संघर्ष और युद्ध होते रहते थे। ये अपनी सीमा बढ़ाने के उसमें किया, इसके इन सभी के बीच में युद्ध होता रहता था और एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती थी। यह समय इटली में राजनीतिक अस्थिरता और शक्ति संघर्ष का था। यहाँ पर शक्ति संघर्ष चलता रहता था। राजनीतिक अस्थिरता, इटली में विभिन्न राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। इन युद्धों ने राज्यों को कमजोर और अस्थिर बना दिया था। फ्लोरेंस भी इसी तरह की अस्थिरता से प्रभावित है। जहां मैकियावेली था वहां पर भी इसी तरह की स्थिति थी। वहां के मेडिची परिवार, वहां पे एक मेडिसी परिवार था। मेडिची लिखा हुआ है, कई जगह इसका दूसरा नाम भी होता है। तो आप सर्च करोगे गूगल पे तो इसको दूसरे नाम में भी दिखाएगा, मेडिची करके या मेडिसी करके। मेडिची परिवार की सत्ता के खिलाफ विद्रोह और साजिशें चलती रहती थी। फ्लोरेंस में एक मेडिची परिवार था फेमस, जो राजा टाइप का था वहां का। तो उसके खिलाफ साजिशें और विद्रोह चलता रहता था जहाँ फ्लोरेंस मैकियावेली रहता था। धर्म और राजनीति, कैथोलिक चर्च का प्रभाव बहुत अधिक था और पोप की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इटली के राज्यों का राजनीति को प्रभावित करती थी। यानी इटली में ही वेटिकन सिटी है हमारी, जो एक धार्मिक जो धार्मिक कहते हैं ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र सिटी मानी जाती है वेटिकन सिटी। चर्च और राज्य के बीच संघर्षों ने भी राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाया। चर्च और राज्य के बीच में संघर्ष चलते रहते थे। चर्च अपने कानून तो ईश्वरीय कानूनों को राज्य पर थोपने की कोशिश करता था कि तुम्हें ईश्वरीय कानूनों के अनुसार चलना चाहिए। राज्य अपने कानूनों, अपनी शक्ति बढ़ाने के उसमें लगा रहता था कि हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है, दूसरे देशों को हरा के अपने आसपास की नेबरिंग कंट्री को अपने में सबमिसिव करना है उनको। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मैकियावेली के समय में इटली पुनर्जागरण में केंद्र में था। वहां पर कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। पुनर्जागरण के इस दौर ने कई विचारधाराओं और दृष्टिकोणों को जन्म दिया, जिसने मैकियावेली के विचारों को भी प्रभावित किया। ये तो कुछ कारण हो गए। अब इनके कुछ पुस्तकें देख लेते हैं जो इन्होंने लिखी है मैकियावेली ने। मैकियावेली के प्रमुख कार्य उनके राजनीतिक विचारों और अनुभवों का परिणाम है, जो उन्होंने राजनीतिक विचार दिए हैं और उन्होंने जो अनुभव किया। उन्होंने बहुत सारे शहरों में बहुत सारे शासन जो हो रहे हैं उनमें उन्होंने भ्रमण किया है, उनको परखा है, फिर उन्होंने इन बुकों में लिखा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है द प्रिंस। सेकंड द प्रिंस है, यह मैकियावेली का सबसे प्रसिद्ध कार्य है, जिसे उन्होंने 1513 में लिखा था। जब इसे पहली बार 1532 में प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा तो ये 1513 में था, क्योंकि जब ये जेल में थे जब लिखा था, पर ये प्रकाशित अभी तक नहीं हुआ था। उनकी उम्र के 5 साल बाद ये प्रकाशित हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के 5 साल बाद ये प्रकाशित हुआ था। 1532 में प्रकाशित किया गया। मैकियावेली की मृत्यु के 5 साल बाद इसे इल प्रिंस, इसे द प्रिंस शीर्षक भी नाम दिया गया उसी समय। इससे पहले तो इसका कोई नाम नहीं था। 1532 में प्रकाशित किया गया जब इसका ये प्रिंस नाम देखा गया था। इसमें उन्होंने सत्ता प्राप्ति और बनाए रखने के लिए रणनीतियों और नीतियों का विवरण किया। इसमें उन्होंने सत्ता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है और सत्ता को बनाए रखने के लिए क्या क्या नियम कानून बनाने चाहिए हमें राज्य में, उन
स्ट्रेटेजीज को और नीति पॉलिसीज को इसमें लिखा था। एक एक किस्म की नए राजा के लिए गाइड बुक की तरह ही काम करती थी। इसको पढ़ते इसमें देख के मैं नए राजा किस तरीके से अपने राज्य में अपनी ताकत को बनाए रख सकता है। यह पुस्तक शासकों के लिए एक गाइड बुक के रूप में लिखी गई थी, जिसमें नैतिकता की बजाय यथार्थवाद पर जोर दिया गया था। इसमें नैतिकता पर जोर नहीं दिया गया था, इसमें यथार्थवाद पर किस तरीके से हम अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं, यानी वर्तमान पर फोकस किया गया था। डिस्कोर्स ऑन लिवी इनकी एक सेकंड बुक है। यह पुस्तक रोमन इतिहासकार लिवी के कार्यों पर आधारित है और इसमें मैकियावेली ने गणराज्य की सरकार के सिद्धांतों पर लाभों पर विचार किया है। इनने जो गणराज्य गणतंत्र राज्य होता था उसमें उसके जो लाभ हैं उन पर इसने इस पुस्तक में विचार किया है। इसमें उन्होंने गणराज्य के शासन को राजशाही की तुलना से अधिक स्थिर और प्रभावी माना। इन्होंने गणतंत्र जो गणराज्य था गणतंत्र राज्य उसको महत्वपूर्ण तो माना, उन्होंने राजशाही की तुलना में अधिक स्थिर और प्रभावी माना, पर जो वहाँ की परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के अनुसार मैकियावेली का कहना था कि राजतंत्र ही प्रमुख एक ऐसी संरचना होगी जो कि इन परिस्थितियों को सुलझा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग राजा होगा तभी इन जो ये जगह जगह छुटपुट लड़ाई होती रहती है, जैसा संघर्ष बना रहता है, उनको रोका जा सकता है। छोटे मोटे आंदोलन होते रहते हैं, उनको तब कंट्रोल में किया जा सकता है। तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार राजतंत्र को मानता था प्रमुख और वैसे वह गणतंत्र को ही सबसे प्रभावी मानता था। द आर्ट ऑफ वॉर इनकी थर्ड बुक है। यह सैन्य रणनीति पर केंद्रित है। इसमें मैकियावेली ने सैन्य गठबंधन रणनीति और युद्ध की तैयारी पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस चैप्टर में हम द प्रिंस के बारे में मुख्य पढ़ेंगे और बाकी जो ये डिस्कोर्स ऑन लिवी, द आर्ट ऑफ वॉर और फ्लोरेंस हिस्ट्री, ये आपको यूजीसी नेट में क्वेश्चन बनते हैं इन किताबों से, तो इन किताबों को भी आपको याद करना है कि किस किताब में किस चीज के बारे में लिखा था, किस टॉपिक पर उसने बात की थी और किसकी किताब है ये चारों किताब याद रखनी है। तो इसमें आपको सैन्य संगठन के बारे में द आर्ट ऑफ वार के बारे में बोला गया है, किताब का नाम ही वॉर है, तो इसमें युद्ध के बारे में ये सब कुछ लिखा गया होगा, किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए युद्ध में, उसके सैन्य किस तरीके से हमें इकट्ठे करने बनाने हैं। और फिर आती है हमारी फोर्थ बुक फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री। ये फ्लोरेंस की इतिहास पर आधारित है, जो जहाँ पर वे रहते थे वहाँ के इतिहास हिस्ट्री के बारे में। इसमें उन्होंने फ्लोरेंटाइन गणराज्य के राजनीतिक घटनाओं और परिवर्तनों का वर्णन किया है, किस तरीके से वहाँ की राजनीतिक घटनाएं घटी और उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते आए, इसमें उन्होंने लिखा है फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री। अब देख लेते हैं उनका राजनीतिक करियर कैसा था। मैकियावेली ने फ्लोरेंस गणराज्य के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनकी राजनयिक यात्राओं में उन्हें विभिन्न शासकों और अनेक राजनीतिक दृष्टिकोणों को समझने में अवसर दिया। उन्होंने भौतिक भ्रमण किया, अपने कई मिशन किए, उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय दरबारों का दौरा भी किया। उन्होंने वहाँ की जो प्रशासन था उसका विश्लेषण किया, उसको समझा, फिर उन्होंने अपनी किताबों में इनके बारे में लिखा। इन यात्राओं ने उन्हें विभिन्न शासनों और राजनीतिक संरचनाओं को समझने का अवसर दिया। फ्लोरेंस गणराज्य की सेवा, उन्होंने गणराज्य के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अहम पदों पर लग गए थे। उन्होंने राजनीतिक, सैन्य मामलों और कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका बंदी और निर्वासन, 1512 मेडिची परिवार ने फ्लोरेंस पर पुनः कब्जा कर लिया और गणराज्य को समाप्त कर दिया। मैकियावेली को उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। अब कैद और यात्रा, उन्हें राज्य के खिलाफ साजिश का दोषी ठहराया गया और यातनाएं दी गई। कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें फ्लोरेंस से निर्वासित कर दिया गया, वहां से निकाल दिया गया फ्लोरेंस से। और फ्लोरेंस से निकलने के बाद निर्वाचन के दौरान उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को लिखा, उसमें द प्रिंस एक अहम है। मैकियावेली को अपने समय का शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझकर अपने विचारों और सिद्धांतों को विकसित किया। उनके जीवन काल में इटली में बहुत सारी राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और शक्ति के संघर्ष थे। इन परिस्थितियों ने उनके राजनीतिक विचारों को आकार दिया। जैसे बच्चे को आकार मिलता अपने माता पिता के फेस हावभाव को देखकर, अपनी आसपास की परिस्थितियों को देखकर, उन्हें एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। मैकियावेली ने अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांत बनाए। उन्होंने जो कुछ अपने आसपास देखा उसी को अपने लेखन में प्रस्तुत किया। उनके विचार उनकी समय की सच्चाइयां और समस्याओं पर आधारित है। वहाँ जो भी आसपास की उसकी घटनाएं थी उसमें जो सत्य था और वहाँ जो घटनाएं समस्याएं उत्पन्न थी उन्हीं पर आधारित थी उसकी किताबें सारी की सारी। कोई उनको कई बंदे उनकी आलोचना करते हैं तो उनको ऐसे कहते हैं कि ये तो भाई ये इस चीज को मान रहा है, इसका तो जो यथार्थवादी दृष्टिकोण वो क्रूर है बहुत, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर वो उस परिस्थितियों के अनुसार उसने वो यथार्थवादी दृष्टिकोण दिया था अपना, कि अगर उन परिस्थितियों को हमें टैकल करना है तो हमें इसी तरह का यथार्थवाद चाहिएगा, इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा एक राजा को। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे। इसलिए मैकियावेली को अपने समय का शिशु कहा जाता है क्योंकि उनके विचार और सिद्धांत उनके समय की वास्तविकताओं और अनुभवों को प्रतिफल है। अब देख लेते हैं मैकियावेली के अध्ययन की पद्धतियां, किस तरीके से लिखा था उसने, अपनी कार्य पद्धति क्या उसकी। निकोलो मैकियावेली के अध्ययन पद्धतियां उनके राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया और अपने विचारों को प्राचीन और समकालीन स्रोतों के साथ जोड़ा। उनके अध्ययन पद्धतियों में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं, जैसे कि ऐतिहासिक विश्लेषण। मैकियावेली ने प्राचीन इतिहास, विशेष रूप से रोमन इतिहास का गहन अध्ययन किया। उन्होंने लिवी एक थे, लिवी, टैक्टस और अन्य रोमन इतिहासों का अध्ययन किया है। उसकी जो उनकी किताबों में फिर उन्होंने उनके अध्ययन किए हुए विचारों को भी विश्लेषण करके लिखा है, संशोधन करके लिखा है अपनी किताबों में। ऐतिहासिक घटनाओं की तुलना, उन्होंने प्राचीन और समकालीन राजनीतिक घटनाओं की तुलना करके अपने सिद्धांत विकसित किए हैं। एक तुलनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया उन्होंने। राजनीतिक यथार्थवाद, मैकियावेली का दृष्टिकोण यथार्थवादी था। उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग करके देखा और सत्ता की वास्तविकता पर जोर दिया। नैतिकता का परित्याग, मैकियावेली ने तर्क दिया कि राजनीति में नैतिकता का पालन हमेशा संभव नहीं है।
एक शासक को अपने राज्य की भलाई के लिए अनैतिक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। अगर राज्य की सफल एक राज्य में अराजकता फैली हुई है तो उसे कुछ ऐसे कठोर कार्य, अनैतिक कार्य भी करने पड़ेंगे उसकी स्थितियों को सुधारने के लिए। ये कहना था उनका। व्यवहारिक दृष्टिकोण, उनके विचार व्यवहारिक थे और उन्होंने शासकों को सत्ता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए व्यवहारिक उपाय समझाए और सुझाए अपनी किताब में द प्रिंस में। अब थर्ड एक ई की पत्ती है अनुभवाज्य अध्ययन। मैकियावेली ने अपने जीवन के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने विभिन्न देशों की राजनयिक यात्रा की और शासकों के दरबारों में कार्य किया। उनके राजनयिक मिशनों में उन्हें विभिन्न शासनों राजनीतिक संरचनाओं को समझने में अवसर दिया। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जर्मनी, फ्रांस और कई अन्य देशों में भी जाकर उन्होंने कई शासनों का विश्लेषण किया, उनके वहां कार्य भी किए, उनको समझा, फिर उन्होंने अपने इन दृष्टिकोणों को अपनाया, अपनी किताबों में लिखा, अपने जो भी सिद्धांत दिए उनके अनुसार दिए, अनुभवों के अनुसार। ये पत्ती अनुभववाच्य। व्यक्तिगत अनुभव, उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने उनके राजनीतिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया। व्यक्तिगत जो फ्लोरेंस में वो रहते थे, वहां की घटनाओं को देखा, वहां के जो घटनाओं को अनुभव किया, उनके आधार पर भी उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। फोर्थ आता है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। मैकियावेली ने अपने सिद्धांतों को प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से भी देखा। उन्होंने कई सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करके उनके परिणामों का अध्ययन किया। उन्होंने कई सिद्धांत लागू किए, उनके जो परिणाम निकले, फिर उनका विश्लेषण किया। सिद्धांतों का परीक्षण, उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का परीक्षण किया और उनके परिणामों का मूल्यांकन किया। व्यावहारिक उदाहरण, उन्होंने अपने कार्यों में कई व्यवहारिक उदाहरण दिए जो उनके विचारों की प्रभावशीलता को दर्शाते थे। इसमें कई पॉइंट्स और ऐड हो सकते हैं इनको अच्छी तरह समझने के लिए। तो जब इसका कोई क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन मुझे मिलेगा कोई प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो मैं इनको डिटेल में अच्छी तरह लिख दूंगा बिल्कुल, जब अभी आपका एग्जाम का टाइम आएगा सेकेंड का, जब इनको तैयार करेंगे। व्यापक अध्ययन और विश्लेषण, मैकियावेली का अध्ययन केवल राजनीतिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और सैन्य मामलों पर भी अध्ययन किया, ये हमने ऊपर पढ़ा था। तो एक ये इनका अध्ययन और विश्लेषण करने का एक पद्धति है। सामाजिक और आर्थिक कारक, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक कारकों का अध्ययन किया और उनके राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण किया। सैन्य रणनीति, उन्होंने सैन्य रणनीति और युद्धों की कला पर भी लिखा, जो उनके समग्र राजनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा था। आर्ट ऑफ वार जो उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने सैन्य रणनीति, युद्ध कला, इन सब के बारे में लिखा है। मैकियावेली के प्रमुख विचार देख लेते हैं। राजनीतिक यथार्थवाद, पॉलिटिकल रियलिज्म। मैकियावेली का मानना था कि राजनीतिक को नैतिकता से अलग करके देखना चाहिए। सबका यथार्थवाद का दृष्टिकोण अलग होता है, इनका ये था अलग करने का। पर यथार्थवाद की प्रमुख जो परिभाषा है कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि पीछे के इतिहास का या अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक शासक को अपने राज्य की भलाई के लिए कभी कभी अनैतिक कार्य करने पड़ सकते हैं। ये एक निचोड़ इनका राजनीतिक यथार्थवाद। वैसे बहुत इसको एक्सप्लेन करने चाहे तो इसको बहुत बड़े में एक्सप्लेन कर सकते हैं उदाहरणों के साथ। शक्ति और राज्य की मजबूती, पावर ऑफ स्टेटक्राफ्ट। मैकियावेली ने शक्ति और राज्य की मजबूती का मुख्य आधार माना। उन्होंने तर्क दिया कि एक शासक को अपने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए किसी भी साधन का उपयोग करना चाहिए, चाहे वह नैतिक हो या नैतिक हो, या चाहे वो ठीक कार्य या अच्छा रास्ता हो या बुरा रास्ता हो, कोई ना कोई वही साम दाम दंड भेद यूज कर अपने राज्य की शक्ति को बनाए रखना है और अपने राज्य की सुरक्षा करनी है उसको। सत्ता की प्राप्ति और संरक्षण, एक्विजिशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पावर। द प्रिंस में मैकियावेली ने बताया कि सत्ता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए क्या क्या करने चाहिए, और उन्होंने सुझाव दिया कि एक शासक को चालाक, द्रुत और दृढ़ होना चाहिए। ये उन्होंने कुछ एक काबिलियत बताई एक राजा के अंदर ये चीज होनी चाहिए। भाग्य और मानव प्रयास, फॉर्चून और वर्च्यू। मैकियावेली ने फॉर्चून, भाग्य और वर्च्यू, शक्ति की कुशलता के बीच संबंध पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक सफल शासक वह है जो अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए अपनी कुशलता और शक्ति का सही उपयोग कर सके। राजनीतिक नैतिकता, पॉलिटिकल एथिक्स। मैकियावेली के अनुसार राजनीति को अपनी अलग नैतिकता होती है जो सामान्य नैतिकता से अलग होती है। यानी नैतिकता का मतलब है कि अच्छे व्यवहार, सद्भावना अच्छी। एक शासक को नैतिकता का सामान्य धारण से ऊपर उठकर अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। अब देख लेते हैं सार्वभौम अधिनायक की संकल्पना। एक अच्छे शासक की संकल्पना, अधिनायक यानी कोई एक नायक, जो हमारा अधिनायक हमारे प्रधानमंत्री, उसकी संकल्पना इन्होंने क्या की थी। वही शासक की शक्तियां, शासक का कर्तव्य, शासक का अधिकार, राज्य की प्रतिष्ठा, जो हमने माना कि एक द्रुत, एक चालाक और एक मिश्रण भरा राजा होना चाहिए, जो कभी भी अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अनैतिक कार्य करने के लिए पीछे न हटे, अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहे। मैकियावेली का मानना था कि मजबूत और स्थिर राज्य बनाने के लिए एक शासक को पूर्ण शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। एक शासक को सार्वभौम अधिनायक कहा जाता था। सार्वभौम अधिनायक की भूमिका और शक्ति के केंद्रीकरण पर चर्चा करते हुए मैकियावेली ने निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाले। शासक की शक्तियां सार्वभौम अधिनायक के पास कानून बनाने, युद्ध की घोषणा करने, कर लगाने और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने सहित सभी शक्तियां होनी चाहिए। शासक का कर्तव्य, शासक का प्राथमिक कर्तव्य राज्य की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। शासक का अधिकार, शासक को अपनी शक्तियां बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करने का अधिकार भी है, भले ही वह इसका मतलब अनैतिक साधनों का उपयोग करना हो। राज्य के प्रति निष्ठा, नागरिकों को शासक के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, भले ही वह असहमत हो। मैकियावेली की सार्वभौम अधिनायक की अवधारणा विवादास्पद रही है। कुछ लोग इसे एक क्रूर और तानाशाही शासक के औचित्य मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक मजबूत और स्थिर राज्य बनाने के लिए आवश्यक मानते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मैकियावेली के विचार अपने समय और परिस्थिति से प्रेरित थे। 16वीं शताब्दी का इटली राजनीतिक स्थिरता और युद्ध से ग्रस्त था। मैकियावेली का मानना था कि एक मजबूत और केंद्रीकृत शासन ही इन चुनौतियों का सामना कर सकता है और इटली को एकजुट कर सकता है। अगर मैकियावेली का कोई भी क्वेश्चन आए, आप किसी के भी अगर भावुक हो गए, उसको कुछ ज्यादा लिख दो, तो लास्ट में आपको डिस्क्लेमर है, एक इस तरह का जो निष्कर्ष है, उसमें आपको ये लाइंस ऐड करनी होगी
कि जो मैकियावेली कहना चाह रहा है वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कहना चाह रहा है। उस समय की परिस्थितियां बहुत ही अस्थिरता और युद्ध से ग्रस्त थी, तो उस तरह की परिस्थितियों को सुलझाने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ही इस तरीके का राजा होना जरूरी है। अब देख लेते हैं द प्रिंस के मुख्य बिंदु। द प्रिंस, इतालवी प्रिंस में निकोलो मैकियावेली की 513 में लिखी गई एक थी, जब निर्वासन के बाद उन्होंने लिखी थी। यह मैकियावेली का सबसे प्रसिद्ध कार्य था। इसे पहली बार 1532 में प्रकाशित किया गया था। मैकियावेली की मृत्यु के 5 साल बाद इसे इल प्रिंसिपे द प्रिंस शीर्षक भी जब दिया गया था। निकोलो मैकियावेली द्वारा लिखित एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह पुस्तक इटली के शासक लॉरेंस डी मेडिसी को समर्पित है और इसमें एक आदर्श शासक बनने और बनाए रखने के लिए सलाह दी गई है, किस तरीके से बना रह सकता है। उसके मुख्य बिंदु शक्ति का महत्व। मैकियावेली का मानना था कि राजनीति में शक्ति सर्वोपरि है। एक शासक को अपनी स्थिति बनाए रखने और विस्तार करने के लिए शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। सफलता को जैसे नैतिकता की तुलना में सफलता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक शासक को जो भी आवश्यक हो वह कर सकता है, भले ही वह अनैतिक हो, यदि इसका मतलब कि वह सत्ता में बने रह सकते हैं और अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं। मानव स्वभाव की भ्रष्टता। मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और भ्रष्ट होते हैं। एक शासक को लोगों को नियंत्रित करने और उन्हें शासन के लिए इस धारणा का उपयोग करना चाहिए। मैकियावेली का ये भी मानना था कि सभी मनुष्य, वहाँ की जो इस तरीके का वहाँ पर घटनाएं घट रही थी, तो मैकियावेली की एक ऐसी सोच बन गई थी मनुष्य के खिलाफ कि सभी के सभी मनुष्य स्वार्थी और भ्रष्ट और लालची होते हैं, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। तो कभी आपके ये भी आ जाएगी मैकियावेली को जो मनुष्य के प्रति सोच क्या थी। एक क्वेश्चन बनता है अभी आगे जॉन हॉब्स के बारे में, उसमें भी आएगा। तो मानव के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसमें मैकियावेली ये सोचते हैं कि वह स्वार्थी, लालची और भ्रष्ट होता है, हमेशा लाभ की तरफ होता है, जिसके कारण अराजकता और संघर्ष उत्पन्न होता है राज्य में। मानव स्वभाव किस तरीके का, मानव स्वभाव भी, सॉरी मैं भूल गया, आगे तो लिखा हुआ है मानव स्वभाव कैसा है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन आएंगे, जो आगे जो राइटर्स हैं, चिंतक हैं, उन्होंने भी मानव स्वभाव की परिभाषा दी है। उनके अनुसार मानव स्वभाव कैसा रहा। कानून और सेना का महत्व। कानून और सेना एक शासक के लिए शक्ति बनाए रखने और विद्रोह को दबाने के लिए आवश्यक उपकरण है। राजनीति ने जो राजनीतिक नेता है उसका चरित्र किस तरह का होना चाहिए। एक सफल शासक का निर्णायक, साहसी और चालाक होना चाहिए। उन्हें लोगों को प्रेरित करने और प्रेरित करने के लिए भी सक्षम होना चाहिए। लोगों को प्रेरित करने और प्रेरित करने में भी सक्षम होना चाहिए। अभी देखते हैं मैकियावेली की सलाह क्या थी। मैकियावेली एक शासक को निम्नलिखित सलाह देता है। एक मजबूत सेना बनाए रखे। एक मजबूत सेना एक शासक को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने में मदद करेगी। कानून का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। दयालु और क्रूर दोनों बने। एक शासक को लोगों को आकर्षित करने के लिए दयालु होना चाहिए, और लेकिन जब आवश्यक हो तो क्रूरता का भी उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी जो मैकियावेली ने कहा कि राजा को दयालु और क्रूर दोनों का मिश्रण होना चाहिए। अगर किसी हमें काम निकलवाना है तो दयालु भी होना चाहिए, उनको जनता को आकर्षित करना, अपनी तरफ बिला के रखना उनको, तो उनसे काम निकलवाना है तो दयालु बन के रहना चाहिए, अपने साथ जोड़े रखना उनको। अगर कोई काम नहीं कर रहा है और मान नहीं रहा तुम्हारी बात और कुछ अपडंग कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है अपने राज्य में, तो आपको क्रूर रूप भी अपनाना होगा, यानी उनको दंड भी देना होगा। धर्म का उपयोग करें। धर्म का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने और एकजुट करने के लिए किया जा सकता है। खुद की प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। एक शासक को एक मजबूत और सक्षम नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। आलोचक। द प्रिंस को अपनी नैतिकता की कमी के लिए अक्सर आलोचक को सामना करना पड़ता है। मैकियावेली एक शासक को सफल होने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करने की सलाह देता है, भले ही वह अनैतिक हो। कुछ लोगों का मानना था कि मैकियावेली की सलाह बहुत ही व्यवहारिक और क्रूर है। दूसरों का मानना था कि उनकी सलाह यथार्थवादी है और एक शासक को सत्ता में बने रखने के लिए, एक मजबूत राज्य बनाने के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। द प्रिंस एक विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह राजनीति की प्रकृति और एक शासक बनने और बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। अब देखते हैं मैकियावेली द्वारा सरकार के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया, आपका लेंथी हो गया, तो अगर आप यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इसको पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। थोड़ा मैं इसको बाद में स्पीड अप कर दूंगा, जिससे आप थोड़ा लेंथी थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आप इसको आराम से देखिए। आप 10-20 मिनट की एक बार ही देखिए, 20 मिनट की बाद में देख सकते हैं, 10 मिनट की बाद में देख सकते हैं, 5 मिनट आप देख लीजिए, फिर कुछ और काम कर लीजिए, 5-10 मिनट बाद में देख लीजिए, फिर ये रात को देख लीजिए। रात को आपके पास टाइम है जैसे, तो आपको आसानी से इसको पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। उनका मानना था कि मैं बनाने को तो इसको कई पार्ट में बना देता, फिर उसको एक खत्म हो जाता है, एक उसमें पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा सा सारा एक ही जगह आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो वर्गीकरण उन्होंने सरकार का किस तरीके से किया, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। उनका मानना था कि सरकार का प्राथमिक कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और राज्य की सुरक्षा करना है। मैकियावेली सरकार को आदर्श रूपों और व्यावहारिक रूपों में भेद करते हैं। आदर्श रूप एक अच्छा गणतंत्र जो सरकारी होनी चाहिए वो गणतंत्र होनी चाहिए। उनके आदर्श रूप के अनुसार सबसे अच्छा गणतंत्र होगा। एक गणतंत्र में शक्ति नागरिकों के समूह के पास होती है, जो या तो सीधे या प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करते हैं। लेकिन इसके लिए नागरिकों का सदाचार, यानी जो नागरिक है वहां के, और सदाचार होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, देशभक्त होने चाहिए, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने वाले होने चाहिए। पर ऐसी स्थिति उस समय मैकियावेली के फ्लोरेंस में नहीं थी। उस समय तो मनुष्य लालची, लाभी और क्रूर थे और अपने लाभ के लिए भागते थे। तो अगर गणतंत्र चाहिए तो उनके लिए एक मानव स्वभाव इस तरीके का होना चाहिए, ईमानदार, देशभक्त और सार्वजनिक हित। फिर व्यवहारिक रूप। मैकियावेली ने माना कि ज्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसे में उन्होंने राजतंत्र यानी मोनार्की को अधिक व्यवहारिक माना। एक राजतंत्र में शक्ति एक व्यक्ति, राजा या रानी के पास केंद्रित होती है। एक मजबूत सम्राट कठोर फैसले लेकर व्यवस्था बनाए रख सकता है। फिर आता है मिश्रित शासन।
एक मिश्रित शासन में राजशाही, गणतंत्र का और अभिजात वर्ग के तत्वों का मिश्रण होता है। इसमें दोनों तरीके के गुण रहते हैं, आदर्श रूप के भी और व्यवहारिक रूप के भी। मैकियावेली का मानना था कि सबसे अच्छा सरकार का रूप है जो सबसे अधिक स्थिर और प्रभावी हो। उनका मानना था कि राजतंत्र सबसे स्थिर प्रकार की सरकार है, क्योंकि शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि राजशाही क्रूर और अत्याचारी भी हो सकती है यदि राजा एक बुरा शासक माना गया हो तो, या राजा अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लग गया तो ज्यादा ही। इतना तो कहा उन्होंने कि अनैतिक कार्यों का अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उपयोग करना है, पर अपने जो लोगों के कष्ट ही देने लगे तो फिर वहां पे अराजकता और क्रूरता फैल सकती है। गणतंत्र के बारे में मैकियावेली का मानना था कि एक आदर्शवादी विचार है जिसे वास्तविक दुनिया में लागू करना मुश्किल है, उस समय की वास्तविक दुनिया में। उनका मानना था कि गणतंत्र अक्सर अस्थिर होते हैं और गुटबाजी से ग्रस्त हो सकते हैं। मैकियावेली ने मिश्रित शासन को पसंद किया क्योंकि उनका मानना था कि राजशाही और गणतंत्र के सर्वोत्तम तत्वों से मिलकर बनता है ये। उनका मानना था कि एक मिश्रित शासन अधिक स्थिर और प्रभावी, क्योंकि इसमें विभिन्न समूह के हितों का प्रतिनिधित्व होता है। मिश्रित में हमारा लोकतंत्र आ जाता है। निष्कर्ष में मैकियावेली के विचारों को अक्सर व्यवहारिक और यथार्थवादी माना जाता है। वह एक आदर्श सरकार की तलाश में नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सरकार की तलाश में थे जो काम करे और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उनका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मैकियावेली के विचार अपने समय और परिस्थितियों को प्रेरित थे, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार थे। 16वीं शताब्दी का इटली राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध से ग्रस्त था। मैकियावेली का मानना था कि मजबूत और केंद्रित शासन ही इन चुनौतियों का सामना कर सकता है और इटली को एकजुट कर सकता है। अब देख लेते हैं मैकियावेली का विवर्धन का सिद्धांत, विवर्धन यानी तरक्की और उदय का सिद्धांत। राजनीति में सत्ता प्राप्ति और उसे बनाए रखने के बारे में उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि एक शासक को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, भले इसके लिए नैतिक साधनों का उपयोग करना पड़े। अब कुछ सरल शब्दों में मैंने इसे पॉइंट्स बनाए हैं, उसको देख लेते हैं। शक्ति का विस्तार करें। एक शासक को हमेशा अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार करने के अवसरों की तलाश में रहना चाहिए। अगर कोई नेबर कमजोर हो रहा है तो इसका मानना है कि कब्जा कर लो उस पर, उसको हरा डालो और उसको अपने में विलीन कर लो, तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपकी सीमा बढ़ जाएगी। नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करें। नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके अपनी सीमाओं का विस्तार करके एक शासक अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है, दाम बन सकता है उसका। नए गठबंधन बनाए। अन्य शक्तिशाली शासकों या राष्ट्रों के साथ गठबंधन बनाकर एक शासक अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। जैसे कोई कमजोर है, अगर कोई कमजोर है और कोई दूसरा ताकतवर उस पर हमला करना चाहता है तो उस कमजोर को सहायता प्रदान कर दो और उसको अपने साथ जोड़ लो, तो गठबंधन हो जाएगा उन दोनों का और उसकी ताकत बढ़ जाएगी। वो कहता है भाई तू अपनी जो एलिजेंस है अपनी सारी है तो मेरे पास समर्पण कर दे, मुझे अपना राजा मान लिया और मेरे अंडर आ जा, तो मैं तेरे को इस देश से बचा लूंगा। तो इस तरीके गठबंधन कर ले। अपनी सेना को मजबूत करें। एक मजबूत सेना एक शासक को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए मदद करेगी। कला और संस्कृति को बढ़ावा दें। कला और संस्कृति को बढ़ावा देकर एक शासक अपनी सभ्यता की प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ा सकता है कि आगे जाकर भी उसकी संस्कृति चलती रहे। मैकियावेली का मानना था कि एक शासक को हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधनों का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नैतिकता को राजनीति से अलग रखना चाहिए। एक शासक का प्राथमिक कर्तव्य राज्य की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। उदाहरण के लिए मैकियावेली ने रोमन गणराज्य के उदाहरण का उपयोग करके अपने विवर्धन के सिद्धांत को समझाया। उनका मानना था कि रोमन अपने इतने सफल थे क्योंकि वे लगातार अपनी शक्ति का विस्तार करने और नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रोमन सेना की ताकत और अनुशासन उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक था। कुछ उसके आलोचक इसके विवर्धन सिद्धांत के। मैकियावेली के विवर्धन सिद्धांत को अक्सर क्रूर और अनैतिक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिद्धांत केवल शक्ति और आधिपत्य की इच्छा को बढ़ावा देता है और दूसरों का मानना है कि सिद्धांत अस्थिरता और संघर्ष का कारण बन सकता है। इसका निष्कर्ष, मैकियावेली के विवर्धन का सिद्धांत राजनीति में सत्ता प्राप्ति और उसे बनाए रखने के बारे में यथार्थवादी और विवाद से दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब कुछ ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं। मैकियावेली के विचार उसकी समय परिस्थितियों के अनुसार है। 16वीं शताब्दी में इटली अस्थिरता और युद्ध से ग्रस्त था और मैकियावेली का मानना था कि एक मजबूत और केंद्रित शासन इन चुनौतियों का सामना कर सकता है और इटली को एकजुट कर सकता है। ये 3 पॉइंट आपको इनके विचारों में लास्ट में ऐड करने हैं कोई भी आंसर लिखते समय। मैकियावेली की आलोचना और प्रभाव। अब देख ले कुछ आलोचनाएं तो वही नैतिकता का भाव, क्रूरता, धोखाधड़ी, अवसरवाद और लोकतंत्र का विरोध। वे लोकतंत्र के कट्टर आलोचक थे और उनका मानना था कि यह कमजोर शासन और प्रणाली जो अराजकता और स्थिरता की ओर ले जाती है। पर ये उस समय के लिए कहा था उन्होंने, लोकतंत्र के विरोध ने मिश्रित शासन की उन्होंने वाहवाही की है। मिश्रित शासन में ही लोकतंत्र आता है, तो अगर उन्होंने मिश्रित शासन की वाहवाही की है तो आलोचकों का ये कहना गलत है। ये उन्होंने उनकी सिर्फ यथार्थवादी दृष्टिकोण का ले लिया कि मैकियावेली सिर्फ यथार्थवादी राजतंत्र को ही मानते थे और राजतंत्र को इसलिए शक्तिशाली मानते थे क्योंकि वे उस समय की परिस्थितियों को सामना कर सकते थे। राजतंत्र एक अच्छा कठोर राजा, एक ताकतवर राजा। मैकियावेली का प्रभाव। आलोचकों के बावजूद मैकियावेली की राजनीतिक विचारों पर गहरा प्रभाव रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इनके आलोचकों का, क्योंकि आपको याद रखने होंगे। क्योंकि आलोचक का एक तो आलोचनात्मक विश्लेषण दृष्टिकोण दीजिए, इस तरीके का आंसर आ जाता है मैकियावेली के ऊपर, जो इनको याद कर लीजिएगा कि नैतिकता का भाव कहते हैं आलोचक, क्रूरता कहते हैं, इसमें क्रूरता भरी पड़ी है, धोखाधड़ी, वे धोखे और छल का उपयोग करने में विश्वास रखते हैं कि आप अनैतिक रास्ते को भी उपयोग कर सकते हैं राज्य की सुरक्षा के लिए। अवसरवाद, मैकियावेली को मानना कि राजनीतियों का अवसरवादी होना चाहिए, यानी कोई भी कहीं भी अवसर मिले अपनी शक्ति को बढ़ाने लायक तो बढ़ा लेना चाहिए। यानी अगर कोई कमजोर राज्य है तो उसको
उस पर हमला कर कब्जा कर लेना चाहिए, नहीं तो या तो कोई कमजोर राज्य है तो और वो कहता है शरण, उसको अपनी शरण में ले लेना चाहिए और उसको उसकी जो जो भी उसकी सारी ताकत है अपने में विलीन कर लेनी चाहिए। इसके कुछ प्रभाव देख लेते हैं। यथार्थवाद, उन्होंने राजनीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा, ना कि आदर्शवादी दृष्टिकोण से। शक्ति का महत्व, उन्होंने शक्ति को राजनीति में केंद्रीय माना और नेताओं को सत्ता प्राप्त करने और बनाए रखने के तरीकों को पर ध्यान केंद्रित किया। रणनीति और कूटनीति, उन्होंने रणनीति और कूटनीति के महत्व पर बल दिया और नेताओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करने के तरीकों पर सलाह दी। राजनीतिक वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, उन्होंने कई राजनीतिक वैज्ञानिकों को प्रेरित किया जिन्होंने उनके विचारों का अध्ययन और उनका विस्तार किया। आज भी प्रासंगिक है, आज भी उनके विचारों का एक राजनीतिक यथार्थवाद दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है कई राजनीतिक थिंकरों के द्वारा। मैकियावेली के विचार आज भी प्रासंगिक क्योंकि वे राजनीति की शक्ति, धोखे और नैतिकता जैसे जटिल मुद्दों से निपटते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मैकियावेली के विचारों की व्याख्या अक्सर गलत तरीके से देखी जाती है। उनका मानना था कि नेताओं को हमेशा अनैतिक होना चाहिए, बल्कि वह यह समझाना चाहते थे कि नेता सत्ता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए किन चुनौतियों का सामना करते हैं और वे इन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। लेकिन उनके विचारों ने आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को गहरे रूप से प्रभावित किया। आज भी मैकियावेलियन शब्द का उपयोग उन स्ट्रेटेजीज और कार्यों को वर्णित करने के लिए किया जाता है जो चालाक और रणनीति और कभी कभी अनैतिक भी हो। भाई ये तो मैकियावेलियन पद्धति है, यहाँ तो मैकियावेलियन विचारधारा का यूज किया जा रहा है, यथार्थवाद का यूज किया जा रहा है, इस तरीके से इस वर्ड को यूज किया जाता है मैकियावेलियन का। तो अब ये कुछ क्वेश्चन है नीचे, मैकियावेली के लेखन किस प्रकार उनके समय को दर्शाते हैं। ये आपकी बुक में लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये उनको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो मैकियावेली के लेखन 16वीं शताब्दी के इटली का एक दर्पण है जो इस समय के राजनीतिक उथल पुथल और अस्थिरता को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इटली का विभाजन, सत्ता के लिए संघर्ष, पुनर्जागरण और यथार्थवाद, युद्ध कला और का महत्व। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चैप्टर बहुत बड़ा हो गया। चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ देते हैं हम आपके लिए, बड़ा तो हो ही गया, 37 मिनट का हो गया। इटली उस समय कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो लगातार आपस में युद्ध कर रहे थे। मैकियावेली ने अपनी रचनाओं में इस राजत्व को दर्शाया और एक मजबूत एकीकृत इटली की आवश्यकता पर बल दिया। सत्ता के लिए संघर्ष, उस समय इटली में शक्तिशाली परिवारों और नेताओं के बीच सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा था। मैकियावेली ने इस संघर्ष का गहन अध्ययन किया। द प्रिंस जैसी रचनाओं में नेताओं को शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए रणनीति प्रदान की। पुनर्जागरण और यथार्थवाद, मैकियावेली इटली के पुनर्जागरण काल के विचारक थे। इस काल में आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद जोड़ दिया गया। मैकियावेली ने राजनीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि नेता वास्तव में कैसे शासन करते हैं, न कि उन्हें कैसे शासन करना चाहिए। युद्ध कलाओं का महत्व, उस समय युद्ध निरंतर चलता रहता था, इसलिए सैन्य रणनीति का बहुत महत्व था। मैकियावेली ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ वार जैसी रचनाओं में युद्ध कौशल और सैन्य रणनीति पर भी बल दिया गया। एक सेकंड क्वेश्चन, मैकियावेली के विभिन्न शासन प्रणालियों और राजनीति के बारे में क्या सोचते थे। ये तो उनके हो गए जो अभी हमने पढ़ा था, आदर्श रूप, व्यवहारिक रूप और मिश्रित शासन। मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण है। इसमें पहले तो आपको उसके राजनीतिक विचारों के बारे में लिखना है, फिर उनकी आलोचना क्या हुई, फिर उनका प्रभाव क्या रहा, और फिर उस जो परिस्थितियां थी, एक लास्ट में डिस्क्लेमर आपको आंसर में डालना है, तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा। सॉरी, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार दोबारा से। वैसे तो ऊपर यही चीजें लिखी हुई हैं, तो मैंने इसमें यथार्थवाद, शक्ति का महत्व, धोखे और छल का उपयोग करना चाहिए, क्रूरता, ये तो इनके विचार हैं। और आलोचना, नैतिकता का भाव, लोकतांत्रिक, अवसरवाद, शुद्र राजनीति, गंदी राजनीति, प्रभाव, यथार्थवाद, शक्ति का विश्लेषण, रणनीति और कूटनीति, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। हमारे जो चाणक्य जी थे उन्होंने भी तो रणनीति और कूटनीति का उपयोग किया था, उनके बारे में पढ़ेंगे हम MPSC 4 में। उसमें जितने भी राजनीतिक थिंकर हैं उनके बारे में बताया गया, शायद उसमें एक चैप्टर है हमारा चाणक्य जी का, या UGC नेट में, कंफर्म नहीं हूँ मैं, जब पढ़ेंगे जब पता चलेगा। UGC मैंने पढ़ा था उसको, UGC नेट में, उसमें चाणक्य के बारे में, उसकी जो राज्य में शक्ति बढ़ाने की उसकी वो थी एक स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हम अपने आसपास के राज्यों को शक्ति अपने गठबंधन में ला सकते हैं, या उसके दोस्त को, तो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उस तरीके की राजनीति जो स्ट्रेटेजी थी चाणक्य जी की थी। तो भी बहुत ही महान विचार थे उनकी भी भाई, उन्होंने अशोक जी को सम्राट बना दिया था उनकी स्ट्रेटेजी के अनुसार। तो ये तो हो गया आपका आज का चैप्टर 5 मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको इनके नोट्स अच्छे लगे हो तो इनको लाइक करना, अगर आपको ज़्यादा ही अच्छे लगे तो इनको किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के लिए। और अगर आप कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है। आप जितने भी लोग देखते हैं, आप कमेंट कुछ भी करिए, कुछ भी लिखिए कमेंट में, अच्छा लिखिए पर पॉजिटिव लिखिए, जिससे मोटिवेशन बढ़े और मैं आगे भी आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँ और इनमें और ऐसा प्रयास करूँ, अच्छा प्रयास करूँ और अच्छी तरीके से बोलने की कोशिश करूँ। अब कई जगह में फंबल हो जाता हूँ बोलने में, ये मेरी कमी है, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। पर आप प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।